तो हाय दोस्तों, केमिस्ट्री का एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। यहाँ पर कुछ देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में क्या होता है। ये वीडियो पार्ट वाइज रहेगी और मज़ा आएगा। बस ऐसे ही सीखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे ताकि चीज़ों के कॉन्सेप्ट का पता लग सके। ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं और वीडियो शुरू कर देते हैं। तो वीडियो में ये जो मेरा पहला लेक्चर है ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से रिलेटेड है। देखते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। सो दिस इज आवर चैप्टर #1 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। सो देखिए, मैटर का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। आई नो कि यू ऑल नो अबाउट मैटर, कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज जो कोई जगह घेरती है और जिसके पास कुछ मास होता है उसको मैटर बोलते हैं। मास होना चाहिए एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये दो क्राइटेरिया होगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, मैटर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, लेट सपोज दिस ऑक्यूपाई दिस मच ऑफ स्पेस एंड इट हैज सम मास। इसके पास कुछ मास है और ये इतनी जगह को घेर रही है, तो ये भी मैटर हो गई। कहा जाता है कि एनर्जी को छोड़कर हर चीज इस यूनिवर्स में मैटर है। वो एक अलग बहस है कि एनर्जी मैटर क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है, बट एक्सेप्ट एनर्जी एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर। ओके, तो सिंपल मैटर का डेफिनेशन था। अब ये बात आती है कि मैटर को क्लासीफाई कैसे किया जाए और क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। किसी भी काम को आसान करने के लिए, समय बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी को रिसर्च करना है किसी खास फील्ड में, तो उसको जो डेटा चाहिए होगा वो बहुत अरेंज्ड डेटा चाहिए होगा, बहुत क्लासिफाइड डेटा चाहिए होगा, तभी उसका काम आगे बढ़ सकता है। तो क्लासिफिकेशन जनरली किसी भी चीज़ का इसलिए करते हैं ताकि समय बचे, ताकि रिसर्च फील्ड में साइंटिस्ट लोगों के काम आ सके। तो बेसिक मुद्दा यही होता है किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने का, समय बचे, चीज़ें अरेंज्ड हो जाएं, ये सारी बातें। मैटर का क्लासिफिकेशन, एक बात इसमें और अहम है जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन 1000 मर्तबा किया जा सकता है, लाख मर्तबा किया जा सकता है, बस हर बार उस क्लासिफिकेशन का बेसिस या रीजन बताना पड़ता है। मैं मैटर को 1000 तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं, लेकिन मेरे को हर बार इस मैटर के क्लासिफिकेशन का बेसिस बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। सो मैटर क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे बेसिस पर। कुछ बेसिस को जो कि हम लोगों के सिलेबस के अंडर, इवन आप 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th में भी हो, तो हम लोगों के सिलेबस के बेसिस जो क्लासिफिकेशन जिस बेसिस पर पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो अगर मैं आपको बताऊं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मोटे मोटे तौर पर 2 बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। मैटर को 2 बेसिस पर मोटे मोटे तौर पर क्लासिफाई किया गया है। एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर और दूसरा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। मैटर को एक क्लासिफाई किया गया है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, दूसरा क्लासिफाई किया गया है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। सो मैं यहां पर देखिए लिखता हूं कुछ, सॉरी फॉर दैट। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस and impure substance.
मैटर को क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में। आप पूछोगे इसका बेसिस क्या है, तो इसका बेसिस है केमिकल कंपोजिशन। इसका बेसिस सिंपल है, केमिकल कंपोजिशन। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और भी होते हैं फिजिकल में, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा होते हैं, बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन होते हैं, वो 2 स्टेट भी, इसके अलावा भी स्टेट्स होते हैं, बट अपने सिलेबस में इतना ही है। तो अपन क्या करेंगे कि सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लिक्विड पढ़ेंगे हम लोग, उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। गैस पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देन हम लोग केमिकल कंपोजिशन पर आ जाएंगे, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को पढ़ेंगे। आप आगे देखोगे तो अभी कहां तक थे हम लोग कि मैटर को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाई किया गया है। आप चाहो तो 2 और क्लासिफिकेशन याद रख सकते हो इस फिजिकल वाले में, एक प्लाज्मा, दूसरा बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये कुल मिलाकर 5 हो गए। और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। लेकिन ये क्लासिफिकेशन यहां नहीं रुका है, ये और ब्रॉड हुआ, सब कैटेगराइज हुआ। तो हमने प्योर सब्सटेंस को और 2 तरीके से क्लासिफाई कर दिया। सर आपने फिर से क्लासिफिकेशन किया, तो बेसिस क्या होगा? इस बार बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स। अभी ये बहसें क्या है आगे जाकर के पता चलेगी। एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर, एटम के नेचर के कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर प्योर सब्सटेंस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। ठीक। अपीयरेंस के बेसिस पर इम्प्योर सब्सटेंस को फिर से 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले तो बांटा गया है मिक्सचर में, और ये मिक्सचर अपीयरेंस के बेसिस पर 2 तरीके के हैं। एक है होमोजेनस, याद रखिएगा मैं जो बेसिस बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस मिक्सचर इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सो दिस इज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। So pure substance on the basis of nature of constituent atoms, there are 2 types, element and compound. And on the basis of appearance, impure substance has a mixture, and mixture can be homogeneous and heterogeneous. Mixture homogeneous भी हो सकता है और heterogeneous भी हो सकता है। लेकिन मामला यहां तक नहीं रुका, मामला और आगे बढ़ा है। और आगे बढ़ करके हमने एलिमेंट को भी कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखिए मैं जब भी क्लासिफाई करूंगा, जब भी डिवीजन सब डिवीजन बनाऊंगा, मैं एक रीजन दूंगा, मैं एक बेसिस दूंगा, एंड दैट बेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी क्लासिफिकेशन नीड्स अ बेसिस। क्योंकि आप कैसे बताओगे कि ये इतने टाइप के हैं? आपसे कोई पूछेगा कि किस बेसिस पर इतने टाइप के हैं। सो कभी भी जिंदगी में क्लासिफाई करते हैं किसी भी चीज का, तो हर बार बेसिस और रीजन देना होता है। सो एलिमेंट को फर्दर मैंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ certain characteristics. I'm not mentioning here, I'm just speaking, so आप note कर लेना। on the basis of certain characteristics element can be categorized as metal, non-metal and metalloids. On the basis of certain characteristics element can be defined, categorized as metal, non-metal and metalloids. अब ये एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता है मेटल नॉन मेटल का, जो कि हम लोगों को शायद इसमें अभी डील नहीं करना है।
अभी हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को आराम से पढ़ना, ये अपना पूरा कंटेंट है। इसके बाद आप इस चैप्टर में देखोगे, अभी जस्ट चैप्टर के ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, इसके बाद आप इस चैप्टर में देखोगे कि आपको इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर्स दिखेंगे, यानी मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाना, ये कैसे होता है। ये जाहिर बात है जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ रहे होंगे तो उसी में इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर भी हम लोग सीखेंगे। और आपको फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी का पोस्टुलेट्स, यानी कुछ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने यहाँ पर। ये सारा का सारा डील होगा आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले में, जिस समय हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ रहे होंगे उसमें डील होगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है किसी मैटर के अंदर, वो बताता है मुझे। उसमें कुछ 4 पोस्टुलेट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान से है। जैसे एक छोटी सी बात कि कोई भी मैटर एक छोटे से सब्सटेंस से बना होता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर उसको तो एटम्स बोलते हैं। एक्चुअल में कोई भी मैटर किसी छोटे सब्सटेंस से बना हुआ होता है जिसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है जिसके पास उस मैटर का सारा प्रॉपर्टी रिटेन होता है। आप समझ रहे हैं बात। मॉलिक्यूल एक ऐसा छोटा यूनिट है किसी भी मैटर का जिसके पास उस मैटर का सारा प्रॉपर्टी रिटेन होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है। अब आगे फर्दर ये मॉलिक्यूल्स कुछ एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं, तो फाइनली सबसे स्मॉलेस्ट एटम हो जाता है। एटम कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड, एटम को और डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन आपसे जब भी कोई पूछे कि ऐसा छोटा यूनिट किसी भी मैटर का जो इंडिपेंडेंट भी होता हो और जिसके पास उस मैटर की सारी प्रॉपर्टी भी होती हो, तो यू हैव टू से दैट इज मॉलिक्यूल्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कंपाउंड्स, इन सब में क्या फर्क होता है, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, ये सारी बहसें इसी चैप्टर में चलेंगे। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में पढ़ना क्या है। फिर एक फाइनल आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट एक पॉइंट आ सकता है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास किस तरीके से कंजर्व हो जाता है, ये एक लॉ है जो नेचर में पाया जाता है कि मास हमेशा कंजर्व रहता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मास कभी भी चेंज नहीं होता है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, बट अभी हम लोग वहां नहीं जा रहे। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मास कभी भी चेंज नहीं होता है, तो मास हमेशा कंजर्व रहता है। ये चीज हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ये जस्ट ओवरव्यू था पार्ट 1 इस चैप्टर का, आप लोग देखें और फिर कल से प्रॉपर हम लोग इस चैप्टर के फिंगर टू फिंगर चीजों को शुरू कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम जल्दी से देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैटर किसी भी ऐसे चीज को कहेंगे जिसके पास कुछ मास हो और जो कुछ जगह को घेरती हो। एनर्जी मैटर नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं है अभी आपको नहीं जानना है, ओके। मैटर इस चीज को कहते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि अगर मैटर है तो उसको क्लासिफाई भी किया जा सकता है। एक चीज को बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, हर एक के पीछे एक रीजन चाहिए होता है, एक बेसिस चाहिए होता है। मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैटर को भी बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने कहा मोटे मोटे दो तरीके से क्लासिफाई कर देंगे, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, 5 याद रख लो। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। मैंने कहा कि मैं और क्लासिफाई करना चाहता हूं, तो मैंने बोला कि ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन यू कैन क्लासिफाई प्योर सब्सटेंस इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। ऑन द बेसिस ऑफ
appearance, you can classify impure substance as a mixture, and mixture can be homogeneous and heterogeneous. appearance के बेसिस पर फिर हमने कहा कि मैं एलिमेंट को और क्लासिफाई करना चाहता हूं, तो मैंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इस एलिमेंट के अंदर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये 3 अलग अलग कैटेगरी में फिर से कैटेगराइज हो सकते हैं. फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल, थर्ड इज मेटेलॉइड्स. ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी. उसके बाद हम लोग जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस की बहसें करेंगे, उसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर भी पढ़ेंगे. मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, मैटर का सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस होना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस होना, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं. ये सारी बहसें हम लोग करेंगे. और उसके बाद फिर हम लोग फाइनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखेंगे, जिसमें मास हमेशा कंजर्व रहता है. ये लॉ इस चीज को बताता है. और फिर हम लोगों का ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. आई होप कि आपको ये पार्ट 1 इस चैप्टर का समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने ओवरव्यू रोड मैप देखा. ये समझना चैप्टर पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है. पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज.